बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ दुआ ज़हरा फ्रॉम मेडस्पार्कस और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ मेडस्पार्कस के प्लेटफॉर्म पे। आज से हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम ड्राफ्टिंग स्किल्स एंड टेक्निक्स फॉर करियर डेवलपमेंट का आगाज़ करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि करियर काउंसलिंग सेशन अरेंज करें, जॉब सर्च प्रोसेस के बारे में गाइड करें। और जैसा कि आप लोगों के पास मेडस्पार्कस का ऑफिशियल नंबर मौजूद है, आप लोग हमें ये मैसेजेस कर रहे होते हैं, हमसे ये पूछ रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें गाइड करें, हम किस फील्ड में जाएं, हम किस करियर को चूज़ करें, हम अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप करें। और कुछ बच्चे इस तरह मैसेजेस कर रहे होते हैं कि हम ग्रेजुएट हो गए हैं लेकिन अब तक हमें जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो बड़ा अफसोस होता है कि जिस कैंडिडेट ने अपने करियर में एक्सेल करना चाहिए, किसी फील्ड में कुछ नया इनोवेटिव करना चाहिए, वो अब तक अपनी प्रोफेशनल फील्ड में लैंड ही नहीं कर पा रहे। तो ये सब चीज़ें देखने और डिस्कस करने के बाद मेडस्पार्कस ने ये इनिशिएटिव लिया कि आप लोगों को गाइड किया जाए कि आप लोग अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप करें, या अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आप किस फील्ड को, किस करियर को चूज करें। और अगर आप किसी प्रोफेशनल फील्ड में हैं तो किन टेक्निक्स या स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए आप अपने करियर में एक्सेल कर सकते हैं। बेसिकली इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च करने का मकसद ये है कि आप लोगों को करियर डेवलपमेंट के हवाले से गाइड किया जाए। और इसी हवाले से हमने कुछ मल्टीनेशनल कंपनी की एचआर टीम से भी डिस्कस किया, उनसे भी कंसल्ट किया। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम आपसे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे। ये 7 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है और जिसमें 6 डेज आपके सेशंस होंगे एंड 7th डे पे आपसे क्विज लिया जाएगा। एंड ऑन ईच डे ऑफ द सेशन आपको असाइनमेंट भी दी जाएंगी। अच्छा, असाइनमेंट कुछ बच्चों के लिए बहुत क्रिटिकल सी सिचुएशन बन जाती है, उन्हें बहुत मुश्किल लगने लगता है। बेटा, असाइनमेंट का मकसद आपको किसी मुश्किल में डालना, आपको तंग करना नहीं होता। असाइनमेंट का मकसद होता है कि आप लोगों को जो कुछ भी सिखाया जा रहा है वो आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करें, आप प्रैक्टिस में लाएं उसको। स्पार्कस का ये मकसद ही यही है कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज प्रोवाइड की जाए, ताकि जब स्टूडेंट्स अपनी प्रोफेशनल फील्ड में लैंड करें तो वो सारी चीजें उनके लिए न्यू ना हो। उनका माइंड सेट या उनका एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सब चीजें तो मुझे किसी ने बताई ही नहीं थी, ये तो मुझे किसी ने सिखाई ही नहीं थी। ठीक है, या फिर उसको अफसोस ना होने लगे कि कहीं मैंने उसको शक ना होने लगे कि कहीं मैंने कुछ इस फील्ड को चूज करके कोई गलती तो नहीं करती, ये तो बहुत टफ है, ये तो मुझसे नहीं होगा। ठीक है, बल्कि स्टूडेंट का माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि यस, ये सब चीजें मैं सीख चुका हूँ और मैं इनको परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, वो अपनी प्रोफेशनल फील्ड में जब लैंड करे तो उसे कोई भी चीज टफ नहीं लगनी चाहिए। फिर उसका माइंड सेट ऐसा ना हो कि ये मैं सीख ही नहीं सकता हूँ, ये मैं कर ही नहीं सकता। सो आपको असाइनमेंट देने का मकसद ये होता है कि आप लोग को जो कुछ सिखाया जा रहा है वो आप प्रैक्टिस में लाएं। एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम यू विल आल्सो बी अवॉर्डेड विद सर्टिफिकेट। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मेडस्पार्कस के, उन्हें तो रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता है, बट काफ़ी न्यू कैंडिडेट्स ने भी हमें ज्वाइन किया है, तो उनके लिए ये बात मैं बता देती हूँ कि जिन कैंडिडेट्स की असाइनमेंट्स कंप्लीट होंगी और जो क्विज पास करेंगे, सिर्फ वही सर्टिफिकेट के एलिजिबल होंगे। तो मैं आपको इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के कुछ ऑब्जेक्टिव बता देती हूँ कि बेसिकली हम थ्रू आउट दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम किन ड्राफ्टिंग स्किल्स या टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स थोड़े से अब भी कंफ्यूज हैं कि हम क्या सीखने जा रहे हैं, उनकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो बेटा, व्हेन यू एंटर द जॉब मार्केट यू हैव टू कंप्लीट मल्टीपल स्टेप्स। और इन स्टेप्स को हम जॉब सर्च प्रोसेस या करियर डेवलपमेंट प्रोसेस भी कहते हैं। एंड इट्स जस्ट लाइक अ जर्नी ऑन द ट्रेन, आप इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तो अलोंग द वे टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन ट्रेन मुख्तलिफ स्टेशन पे रोकी जाती है। इन द सेम वे, to land into your desired profession, to get your desired career, or to grab your dream job, you have to complete some steps.
अब वो स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले जो है, फाइंड द हिडन टैलेंट। आपको पता होना चाहिए कि आप में टैलेंट क्या है, आपकी स्किल्स क्या हैं, आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, किस फील्ड के लिए पैशनेट हैं। वो कहते हैं जब पैशन और प्रोफेशन दोनों एक हो जाएं तो ही आप अपने करियर में एक्सेल करते हैं। ठीक है, तो आप खुद से पूछें कि व्हाट एम आई गुड एट एंड व्हाट डू आई रियली लाइक टू डू। मुझे अपने लाइफ में करना क्या है, मेरा क्या टैलेंट है, मैं किस प्रोफेशन के लिए बनाऊं। ऐसा नहीं कि सब फार्मासिस्ट बन रहे हैं तो मुझे भी फार्मेसी करनी है, सभी एमबीबीएस कर रहे हैं तो मुझे भी एमबीबीएस में जाना है, मुझे भी डॉक्टर बनना है, सभी इंजीनियर बन रहे हैं तो मैं भी बनूंगा। नहीं, आप खुद से पूछें, खुद से डिसाइड करें कि आप किस प्रोफेशन के लिए बने हैं, आप में क्या टैलेंट है। ठीक है बेटा। जो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव होगा दैट इज सेटिंग द स्मार्ट गोल्स। हर इंसान की लाइफ में अपने कुछ गोल्स बनाए हुए होते हैं, हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ मकसद रखता है। ठीक है, बट कीप इट इन योर माइंड कि जब तक आपका गोल, आपने जो टारगेट सेट किया है, आपका जो गोल है, जब तक आपका गोल स्मार्ट नहीं है, इट इज जस्ट अ डिजायर, अ विशफुल थॉट। आपने एक टारगेट बनाया, आपने गोल बनाया, लेकिन उस गोल तक पहुंचने के लिए आपने कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं बनाई, कोई स्ट्रेटेजी फॉलो ही नहीं की, तो ऑब्वियसली वो आपका मकसद नहीं कहलाएगा, वो जस्ट आपकी विश होगी। ठीक है, गोल्स को सेट करने का एक स्मार्ट वे होता है, ये इस तरह की स्ट्रेटेजी होती है जिससे ना सिर्फ आप अपने गोल्स को सेट करते हैं बल्कि वेरीफाई भी करते हैं, अपने गोल्स को ट्रैक करते हैं कि मैंने कितनी हद तक टारगेट को अचीव कर लिया है, मैं कितना क्लोज हूं अपने गोल के। ठीक है, ये जो स्मार्ट टेक्निक होती है, ये आपको ना सिर्फ आपकी पर्सनल ग्रोथ यानी कि आपकी जो ग्रूमिंग है, लेकिन आपकी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट और इवन आपके इंटरव्यू प्रोसेस में भी हेल्प आउट करती है। और कैसे करती है ये हम इसी सेशन में इंशाल्लाह सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव है दैट इज क्राफ्टिंग रिज्यूमे। अच्छा, बहुत कैंडिडेट्स को रिज्यूमे और सीवी का फर्क नहीं समझ आता। भेजनी होती है रिज्यूमे और वो 5-6 पेजेस की सीवी भेज देते हैं, वो भी जॉब के लिए। तो ऑब्वियसली रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी 5-6 पेजेस की सीवी देखेगा। एक रिज्यूमे हमेशा जॉब स्पेसिफिक होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, कुछ कैंडिडेट्स ये भी मिस्टेक करते हैं कि एक पुरानी सी रिज्यूमे उनकी बनी हुई होती है और हर पोजीशन के लिए, हर जॉब के लिए वो एक ही रिज्यूमे यूज कर रहे होते हैं। वो अपनी रिज्यूमे को कभी अपडेट करना ही पसंद नहीं करते, तो ऑब्वियसली फिर रिक्रूटर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करना भी पसंद नहीं करेगा। तो एक रिज्यूमे प्रोफेशनल कैसे बनती है, कैसे आप उसको अपडेट कर सकते हैं, ये सब हम इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखेंगे। ठीक है। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा दैट इज ड्राफ्टिंग द कवर लेटर। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो के कवर लेटर भी भेजना होता है विद द रिज्यूमे, बट a cover letter is always considered as a super partner of your resume। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो जस्ट एक रिज्यूमे सेंड कर देते हैं, ना तो कोई कवर लेटर लिखना उनको सिखाया जाता है, ना उनको बताया जाता है। एंड इवन दे डू नॉट बॉदर टू राइट एन ईमेल। कुछ कैंडिडेट्स तो इवन ईमेल भी नहीं लिखते हैं, वो जस्ट एक फाइल अटैच कर देते हैं, अपनी रिज्यूमे अटैच कर देते हैं एंड दैट्स इट। आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इट्स नॉट अ फॉर्मेलिटी। ठीक है, इतना बिल्कुल इसको लाइट नहीं लेना है। ठीक है, अगर आपके पास ईमेल लिखने का भी टाइम नहीं है तो किस तरह से आप वो कोई जॉब ग्रैब कर सकते हैं, वो भी अपनी ड्रीम जॉब जो आप चाहते हैं, और फिर एक अफसोस रह जाता है कि जॉब्स नहीं मिलती हैं, और जॉब्स तो रेफरेंस से मिलती हैं। तो बच्चे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, कुछ गलतियां इंसान के अपने अंदर भी होती हैं। कोई भी इंसान आपको
प्लेट में रख के जॉब नहीं प्रोवाइड कर सकता जब तक आप उसके लिए मेहनत ना करें। ठीक है, तो कवर लेटर बेसिकली कैसे बनता है और ये क्या चीज होती है, ये मैं आपको सिखाऊंगी। तो नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव होगा दैट इज नेटवर्किंग एंड प्रोफेशनलिज्म। आपने किसी प्रोफेशनल के साथ, ठीक है, किसी गैदरिंग में, लाइक आपकी कॉन्फ्रेंसेस हो गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं या वर्कशॉप में जाते हैं, वहां पे आप अपने किसी पोटेंशियल एम्प्लॉयर से मिलते हैं, चले किसी प्रोफेसर से मिलते हैं जो उसी फील्ड का है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। हाउ विल यू कम्युनिकेट विद हिम? ठीक है, उस प्रोफेशनल के साथ, उस प्रोफेसर के साथ आपने प्रोफेशनली कैसे कम्युनिकेट करना है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कन्वर्सेशन स्टार्टर एंड एलिवेटेड स्पीच। ये एक टेक्निक है जिससे आप किसी भी प्रोफेशनल के साथ फॉर द फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो उनके साथ आपने किस तरह से कम्युनिकेट करना है। सही है, तो ये एलिवेटेड स्पीच आपको सिखाई जाएगी इंशाल्लाह इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और जो नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है दैट इज क्रिएट अ प्रोफेशनल प्रोफाइल। हम स्पेसिफिकली लिंक्डइन प्रोफाइल की बात करेंगे क्योंकि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस में रिक्रूटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, करते हैं, तो इसीलिए स्पेसिफिकली हम लिंक्डइन प्रोफाइल की बात करेंगे। और ये सिर्फ इस तरह से नहीं है कि आपने एक अकाउंट बना लिया एंड दैट्स इट। नहीं, ये जो प्लेटफॉर्म है आपको अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर तक पहुंचा सकते हैं, आपको अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंचा सकता है, लेकिन इसको यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनती है और किस तरह से आपने इसको ऑप्टिमाइज रखना है, ये भी आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाऊंगी मैं इंशाल्लाह। और जो नेक्स्ट आपका फाइनल स्टेप है जॉब सर्च प्रोसेस का, दैट इज इंटरव्यूइंग फॉर द जॉब। ठीक है, अगर कैंडिडेट फॉर्चुनेटली इंटरव्यू प्रोसेस तक पहुंच जाते हैं, उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है, तो होता यूं है कि इंटरव्यूअर आपसे वैसे दो तरह के क्वेश्चंस करते हैं। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। अब कैंडिडेट उन सवालों का जवाब सही नहीं दे पाता और ऑब्वियसली फिर रिजेक्ट हो जाता है। आपसे रिक्रूटर जो सवाल कर रहा होता है उसके पीछे क्या नौयत है, उस सवाल का मकसद समझें, उसके बाद उसको जवाब दें। कभी भी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए बिना तैयारी के जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है और उसमें किस तरह के सवालात किए जा सकते हैं और उन सवालों का जवाब आपने किस टेक्निक, किस स्ट्रेटेजी के थ्रू देना है, ये आपको बताऊंगी मैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपसे एक सवाल कर लेती हूँ। रिक्रूटर आपसे एक सवाल लाजमी करता है, आप खुद को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? ठीक है, इंटरव्यूअर ने आपसे ये सवाल किया कि आप खुद को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं। अब कुछ कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं कि वो एग्जैक्ट और मोस्ट स्पेसिफाइड जवाब दे देते हैं कि मैंने इस पोजीशन पे पहुंचना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। नहीं, आप रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। रिजल्ट क्या निकलेगा आपको नहीं मालूम। आपका जैसे कहते हैं कि आपकी जो ग्रिप है वो एक्शंस पे है। ठीक है, काम करना आपके हाथ में है, रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि मैं ये काम करूंगा और यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हर सवाल की अपनी नौयत होती है, किस सवाल का जवाब किस स्ट्रेटेजी के थ्रू देना है, ये समझना आना चाहिए। तो ये पूरी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के एजेंडा था, आउटलाइन थी। एंड आई होप कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड उम्मीद है कि इन सब चीजों को सीखने के बाद कैंडिडेट वो गलती नहीं करेगा जो मैं अभी आपको बता भी चुकी हूँ और थ्रू आउट दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको बताती चलूंगी।
ठीक है। उसे ये अफसोस नहीं होगा कि जॉब्स नहीं मिलती हैं, उसे समझ आ जाएगी कि उसकी क्या गलतियां हैं, उनको किस तरह से वो सही करे और अपनी ड्रीम जॉब तक वो कैसे पहुंचे। तो हम आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक है फाइंड द हिडन टैलेंट्स एंड स्मार्ट सिस्टम टू अचीव द गोल्स। आइंस्टाइन की एक कोटेशन है, एवरीबॉडी इज जीनियस बट if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it's stupid. Basically, Einstein has recognized individual and unique God given glory inside each creation. हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ सोचता है, मुख्तलिफ टैलेंट है, मुख्तलिफ स्किल्स हैं, मुख्तलिफ इंटरेस्ट हैं, आपकी वीकनेसेस एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ठीक है। So, in according to Einstein, in order for one to thrive and excel, one needs to be put into the right environment. आपका एक राइट environment में होना जरूरी है। आप किस फील्ड में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, आपके लिए ये जानना जरूरी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फार्मासिस्ट से सर्जरी के हवाले से सवाल करें तो ऑब्वियसली ये बहुत ऑकवर्ड सा लगेगा, क्योंकि ये उसकी फील्ड नहीं है, ये उसका प्रोफेशन नहीं जिस बारे में आप सवाल कर रहे हैं। ठीक है। तो हर इंसान की एक मुख्तलिफ फील्ड है जिसमें वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है। कुछ लोगों की सब्जेक्टिव स्किल्स अच्छी होती हैं, कुछ की टेक्निकल स्किल्स अच्छी होती हैं, कुछ की मार्केटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, कुछ बिजनेस बहुत अच्छा कर लेते हैं, उनके पास आइडियाज होते हैं, क्रिएटिव होते हैं वो। एंड कुछ की टीचिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, कुछ की काउंसलिंग स्किल्स अच्छी होती हैं। तो हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है। आप सब साइंटिस्ट नहीं बन सकते, आप सब इंजीनियर्स नहीं बन सकते, आप सब फार्मासिस्ट भी नहीं बन सकते। ठीक है। और अगर आप फार्मेसी में ही देख लें तो कितनी ब्रॉडर एरिया है ये, इसमें मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, ज़रूरी नहीं कि सब इंडस्ट्रियल साइड पे लग जाएं। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हर इंसान अपनी फील्ड में बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और ये फील्ड उसे ना तो दूसरों से इंफीरियर बनाती है, ना ही सुपीरियर बनाती है। ठीक है। आप दूसरों से मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन आप सुपीरियर या इंफीरियर नहीं हो सकते। ये नहीं सोचना है कि मेरी फील्ड ये है तो मतलब मैं दूसरों से सुपीरियर हूँ। ठीक है। आप दूसरों से यूनिक हो सकते हैं, आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, दैट्स गुड। आप अपनी फील्ड में अच्छा वर्क कर रहे हैं, अच्छी बात है। बट इट डजेंट मीन कि आप दूसरों से सुपीरियर खुद को समझने लग जाएं। ठीक है। क्योंकि हम सबकी डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं हम। ठीक है। और हम सबको सेम स्केल पे जज नहीं कर सकते, because everyone is uniquely perfect doing what they are particularly suited to do। ठीक है। बस वो ये जानना जरूरी है कि फील्ड, वो पर्टिकुलर फील्ड या वो पर्टिकुलर एरिया, वो स्पेसिफाइड एरिया क्या है कि जिसमें आप बेहतर परफॉर्म करें। अदरवाइज everyone and everything is unique in their own way। समटाइम्स हम इंटरचेंज करते हैं इंटरेस्ट को हॉबीज के साथ, और हॉबीज को स्किल्स के साथ इंटरचेंजेबली यूज करते हैं इन टर्म्स को। बेसिकली इंटरेस्ट क्या होते हैं? इंटरेस्ट ऐसे सब्जेक्ट्स या आइडियाज को कहा जाता है कि जिसके बारे में आप ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली जिस चीज में आप ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं उसमें ज्यादा वर्क करेंगे, उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। एंड इट हैपेंस कि आपका जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा आपको आपके टारगेट को अचीव करने में हेल्प करता है। आपने जो अपने गोल्स बनाए होते हैं, कोई पर्टिकुलर फील्ड होती है आपकी जिसमें आप जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट आपको अल्टीमेटली उस फील्ड तक पहुंचाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से किसी स्टूडेंट ने ये टारगेट सेट किया हो, ये गोल सेट किया हो कि मुझे ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, तो ऑब्वियसली ही विल बी मोर इंटरेस्टेड इन द फोरेंसिक फार्मेसी। ठीक है। क्योंकि उसने जो टारगेट सेट किया है उसके अकॉर्डिंग उसका इंटरेस्ट है। यहाँ पर ये कह लूँ कि जो उसका इंटरेस्ट फोरेंसिक फार्मेसी के सब्जेक्ट में उसको ज्यादा इंटरेस्ट है, उसके बेस पे उसने अपनी एक फील्ड चूज कर ली है।
उसने एक टारगेट सेट कर लिया है कि मुझे ड्रग इंस्पेक्टर बनना है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट फोरेंसिक में ज्यादा है। ठीक है। या फिर अपनी स्किल्स के मुताबिक भी कुछ स्टूडेंट्स जो है ना अपना टारगेट सेट करते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि जो फर्स्ट ईयर के जब स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में होते हैं तो उनके जो टारगेट्स उनके जो गोल्स होते हैं वो वो अपने गोल्स अपने टारगेट्स सेट कर लेते हैं, बट व्हेन दे आर अबाउट टू ग्रेजुएट वो अपने टारगेट्स को चेंज कर लेते हैं क्योंकि उन्हें ये समझ आ जाती है कि हमने अपना जो टारगेट सेट किया है और हमारा जो इंटरेस्ट है वो दोनों मैच नहीं कर रहे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको फोरेंसिक फार्मेसी बिल्कुल समझ नहीं आती, आप आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपने दूसरों को देख के ये बात कह दी कि मुझे ड्रग इंस्पेक्टर बनना है। या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि भाई मेरा दोस्त जो है ना वो ड्रग इंस्पेक्टर बनना है तो मुझे भी बनना है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप फिर उस टारगेट को अचीव कर सकें, उस टारगेट तक पहुंच सकें, उस गोल को रीच कर सकें, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उस फील्ड में। आपने दूसरों को देख के वो टारगेट सेट किया था। ठीक है। तो ऐसा नहीं किया करें कि आप दूसरों को देख के अपना टारगेट सेट करें। ठीक है। आपका इंटरेस्ट जिस फील्ड में हो, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो, उसी के अकॉर्डिंग आप किसी पर्टिकुलर फील्ड को चूज किया करें। क्योंकि बेटा ये ऐसी एक चीज है कि आपको कोई और समझाना चाहे भी तो समझा नहीं सकता है, क्योंकि देखिए हर कोई अपनी फील्ड के बारे में एक अच्छा परसेप्शन रखता है। अगर कोई फार्मासिस्ट होगा आपको एडवाइस देगा जी फार्मेसी का बहुत स्कोप है, आप फार्मेसी कर लें। अगर कोई डॉक्टर होगा कहेगा जी अब बहुत लाइफ सेट है आप एमबीबीएस कर लें। इंजीनियर होगा तो वो उस हिसाब से आपको गाइड करेगा। लेकिन इन सब चीजों में एक सिंसियर सजेशन आप खुद को खुद ही दे सकते हैं। ठीक है। बेसिकली आपने क्या करना है, ये आपने खुद डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी स्किल्स क्या हैं, आप में क्या टैलेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप एक टारगेट एक गोल सेट करें, ताकि जब आप ग्रेजुएट हो जाएं तो आपको ये मुश्किल पेश ना आए कि अब हम ग्रेजुएट हो गए हैं, अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किस फील्ड में जाएं। फिर क्या करते हैं लोग कि दूसरों से पूछना शुरू करते हैं कि किसका स्कोप ज्यादा है, इस फील्ड का स्कोप ज्यादा है, इसमें चले जाएं। और बिलीव मी वो अगर उस फील्ड में जाएं भी तो वो उस फील्ड में अच्छा परफॉर्म कभी भी नहीं कर पाते, नो मैटर उसका अच्छा स्कोप हो या नहीं हो। क्योंकि मैंने ये बात पहले भी आपको समझाई कि फील्ड का स्कोप हो या नहीं हो, आप अ, किसी भी फील्ड का स्कोप आपने खुद बनाना होता है। ठीक है। स्कोप बहुत अच्छा हो किसी फील्ड का लेकिन आपको काम करना नहीं आ रहा है तो इसमें आपका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। आपका पेशन और प्रोफेशन दोनों एक साथ होना बहुत जरूरी है। राइट। ओके सो नेक्स्ट जो चीज है, एक्टिविटीज यू एंजॉय इन फ्री टाइम, ये आपकी हॉबीज होती हैं। समटाइम्स इट हैपन कि आपकी हॉबीज आपकी स्किल्स में चेंज हो जाती हैं, आपकी स्किल्स में वो डेवलप हो जाती हैं। ठीक है। नॉट ऑल द हॉबीज। ठीक है। कुछ ऐसी होती हैं, लाइक मैं आपको एग्जांपल दे दूं, राइटिंग। अगर आपकी हॉबी है राइटिंग तो वन डे यू विल बी एक्सपर्ट इन राइटिंग, और ये आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आएगा। ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे अपनी अजीबो गरीब सी हॉबीज बना लेते हैं, और इवन इंटरव्यू के दौरान भी वो अपनी ऐसी हॉबीज बताते हैं इंटरव्यूअर को जो कि बिल्कुल भी रिलेवेंट टू जॉब नहीं होती है। इवन ऐसी हॉबीज होती हैं कि जो बेहतर नहीं है, लाइक मोबाइल फोन, चिट चैट, गेम्स खेलना। आजकल जैसे गेम्स का बहुत ज्यादा रुझान हो गया है, स्टूडेंट्स जो हैं अपनी यूनिवर्सिटी की क्लासेस मिस कर देते हैं जस्ट फॉर द गेम्स। तो ऐसी हॉबीज नहीं बनाया करें बेटा, ऐसी हॉबीज बनाएं कि जो आपकी स्किल्स को डेवलप कर सके, आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में काम आ सके। जैसे राइटिंग हो गई, ब्लॉगिंग हो गई, वॉलंटियर वर्क हो गया। कुछ बच्चे वॉलंटियरली वर्क करना पसंद करते हैं और जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। तो आपकी हॉबीज ऐसी होनी चाहिए जो कल को आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में काम आ सके। सो स्किल्स, स्किल्स बेसिकली आपकी एबिलिटीज को कहा जाता है। आप कोई काम कितना अच्छे से करते हैं, आप कितने कैपेबल हैं।
ठीक है। कुछ स्किल्स आपकी आप में बाय बर्थ होती हैं और कुछ आप डेवलप करते हैं विद द टाइम, बाय लर्निंग, बाय प्रैक्टिसिंग। ठीक है। जरूरी नहीं है कि सब स्किल्स जो है ना आप में बाय बर्थ ही हो। आप अपनी स्किल्स को डेवलप भी कर सकते हैं। ठीक है। अब कुछ स्किल्स होती हैं फंक्शनल स्किल्स, सब्जेक्टिव स्किल्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स। फंक्शनल स्किल्स क्या होती हैं? ऐसी चीजें जो आप अच्छे से करना जानते हो। ठीक है। लाइक टाइपिंग हो गई, राइटिंग हो गई। ठीक है। कुछ जॉब्स आपकी फंक्शनल स्किल्स पे फोकस करती हैं। ठीक है। आपके उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप में इतनी अच्छी फंक्शनल स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है। जैसे आप अगर सब्जेक्टिव स्किल्स की बात करें तो सब्जेक्टिव स्किल्स यानी कि सब्जेक्टिव स्किल का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज की जिसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज हो, आप उसके बारे में बेहतर जानते हो। सही है। अगर आप टीचिंग फील्ड में जा रहे हैं तो आपकी ऑब्वियसली सब्जेक्टिव स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तो ही आप सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं। ठीक है। और अगर पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात करें तो द वेज यू एक्ट। ठीक है। आपने ये वर्ड सुने होंगे, फ्लेक्सिबल, पंक्चुअल, मोटिवेटेड। ये सब क्या है? आपकी पर्सनालिटी को शो कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कुछ स्किल्स होती हैं जिन्हें आप हार्ड स्किल्स या फिर सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। एक सॉफ्ट स्किल्स में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, लीडरशिप क्वालिटीज हो गई, कि आप कितनी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं। ठीक है। अ, और उसके अलावा आपकी मैनेजमेंट स्किल्स आ गई। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने अपनी रिज्यूमे, ये वैसे हम रिज्यूमे में ही डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू योर जॉब आपने देखना है, या फिर आप अपनी स्किल्स को देख के अपने लिए एक जॉब सेलेक्ट करें, अपने लिए एक करियर सेलेक्ट करें कि मुझ में ये स्किल्स हैं, मुझ में ये एबिलिटीज हैं, तो मैं इस फील्ड के लिए बेहतर हूँ। Okay, so work-related interests and skills. There are six types of work-related interests and skills, and these are related to certain kinds of careers. And many job seekers have interest in more than one category. ठीक है। अब वो कौन सी categories है? The first category is for people who have an interest in doing things. उन्हें फिजिकली एक्टिव रहना पसंद होता है। ऐसे लोगों को दे लाइक टू वर्क विद देयर हैंड्स। उन्हें एक जगह बैठ के काम करना पसंद नहीं आता। दे लाइक टू मूव अराउंड अलॉट। अब ऐसे लोगों के लिए जो जॉब सूटेबल होती हैं या अच्छी साबित हो सकती हैं, दैट इज प्रोडक्शन फील्ड। ठीक है। आप प्रोडक्शन फील्ड में चले जाएं, या यू मे गो फॉर द रिटेल फार्मेसी या मार्केटिंग। ठीक है। बिकॉज दे पीपल लाइक टू मूव अराउंड अलॉट, तो मार्केटिंग उनके लिए बेहतर फील्ड हो सकती है। एंड द सेकंड टाइप ऑफ इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू थिंकिंग। दीज पीपल लाइक टू वर्क इंडिपेंडेंटली। ठीक है। उन्हें प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना, उन्हें इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करना, सॉल्व करना पसंद होता है। ठीक है। ऐसे लोगों के लिए जो बेहतर जॉब्स हो सकती हैं, दैट इज लैब रिसर्च, या फिर आप इंडस्ट्रियल साइड पे डिपार्टमेंट होता है, R&D डिपार्टमेंट। तो ऐसे लोगों के लिए ये बेहतर जॉब्स साबित हो सकती हैं, बिकॉज दे लाइक टू फिगर आउट द प्रॉब्लम्स। ठीक है। एंड देन ओके, थर्ड टाइप ऑफ इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू क्रिएटिंग। ठीक है। ऐसे लोगों को हम क्रिएटिव बोलते हैं, क्रिएटिव पीपल। दे कम अप विद न्यू आइडियाज। उन्हें कम रूल्स एंड रेगुलेशंस पसंद होते हैं। ठीक है। वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, बिकॉज उन्हें न्यू आइडियाज पसंद हैं। उन्हें न्यू आइडियाज के साथ वो काम करते हैं, क्रिएटिव होते हैं। आप जैसे ग्राफिक डिजाइनर्स देख लें। ठीक है। आर्ट आर्ट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें देख लें, या फिर कंटेंट क्रिएटर्स। ठीक है। जिसमें आपकी क्रिएटिव राइटिंग आ जाती है, स्टोरी राइटिंग कुछ कुछ लोग फिक्शनल स्टोरीज लिखना पसंद करते हैं। ठीक है। मतलब उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन इतने ज्यादा पसंद नहीं होते हैं, एंड दे कम अप विद न्यू आइडियाज। उनके पास न्यू आइडियाज होते हैं। एंड द फोर्थ काइंड ऑफ इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू हेल्पिंग।
इसके लिए आपको कोई भी स्पेसिफिक जॉब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपकी हेल्पिंग नेचर है, इट इज अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट। ठीक है, कि आप एक हेल्पिंग नेचर हैं तो जरूरी नहीं कि आप कोई स्पेसिफिक जॉब करें। इसके लिए आप किसी भी जॉब, किसी भी फील्ड में जाएंगे, किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आपको इस तरह के लोग मिलते हैं, हेल्पिंग नेचर के लोग मिलते हैं आपको। ठीक है, द पीपल लाइक टू हेल्प अदर्स। ठीक है, वो टीम्स में काम करना पसंद करते हैं, वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हैं, आप सीनियर हैं किसी से, आप अपने जूनियर्स की हेल्प करते हैं। इसी तरह से आप किसी जॉब फील्ड में जाएंगे, वहां पे आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको सही से गाइड करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आपको समझाते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग इज समथिंग कि आपको इसके लिए ये आपकी पर्सनालिटी ट्रेट में है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक जॉब नहीं होती है। लेकिन अगर फिर भी अगर किसी को स्पेसिफिकली जॉब करना है हेल्पिंग के रिगार्डिंग, तो वो वेलफेयर फाउंडेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप में से काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो वॉलंटियर वर्क करते हैं। वॉलंटियर वर्क क्या होता है कि आप किसी की हेल्प ही कर रहे हैं, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होती हैं। आपको कोई आप कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये आपकी नेचर में शामिल है कि आप लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं, देन यू गो फॉर द वॉलंटियर वर्क। ठीक है, एंड द फिफ्थ काइंड ऑफ इंटरेस्ट इज परसुएडिंग। ऐसे लोग अपने आइडियाज को, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना पसंद करते हैं। ठीक है, दे लाइक टू टॉक अदर पीपल, टॉक विद अदर पीपल। ठीक है, अब ऐसे लोग, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास आइडियाज तो होते हैं बट आप कुछ कर नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या बेहतर जॉब हो सकती है? आपने देखा होगा कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट होते हैं, उनके पास आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, तो वो बिजनेस के रिगार्डिंग आपको आइडियाज देते हैं, एडवाइजर्स। ठीक है, या सेल्स एंड मार्केटिंग में आप चेक कर लें कि ऐसे लोग सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आइडियाज लोगों तक पहुंचाने होते हैं, उन्हें अपनी प्रोडक्ट्स लोगों लोगों के पास सेल करनी होती हैं। ठीक है, एंड द सिक्स्थ काइंड ऑफ इंटरेस्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। चीजों को ऑर्गेनाइज करना, लोगों को मैनेज करना, ऐसे लोगों को पसंद होता है। ठीक है, वो ये इस स्केड्यूल्स एंड रूल्स के मुताबिक चलते हैं एंड अपने प्रोजेक्ट को हमेशा क्लियर रखते हैं। ठीक, ऐसे लोगों के लिए जो मैनेजरल पोस्ट होती हैं वो बेहतर साबित होती हैं। ठीक है, लाइक अगर आप इंडस्ट्रियल साइड जाएं तो क्यूसी मैनेजर्स देख लें, प्रोडक्शन में देख लें आप। और मोस्ट स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो ऐसे लोगों के लिए बिजनेस फील्ड बहुत बेहतर होती है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, ऐसे लोग बेहतर तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, तो यू मे फॉल इनटू मोर देन वन कैटेगरी, नॉट नेसेसरी कि आप एक ही कैटेगरी पे सोचने के लिए जो है ना आप सोचने बैठ जाएं कि नहीं, अब मैं, मेरी स्किल्स कुछ और हैं, मेरा इंटरेस्ट कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल आप में टीचिंग स्किल्स हैं, लेकिन आप इंटरेस्टेड क्लिनिकल फार्मेसी में हैं, तो यू कैन गो फॉर द क्लिनिकल सेटअप। ठीक है, क्योंकि आपकी टीचिंग स्किल आपको उस फील्ड में भी काम आएंगी। ठीक है, यू मे फॉल इनटू मोर देन वन कैटेगरी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें थोड़ा सी कंफ्यूज हो जाएं कि बस अब जो है ना मेरी स्किल्स तो कुछ और है लेकिन मेरे इंटरेस्ट तो कुछ और हैं, अब मैं क्या करूं। तो बेटा आपने देखना है कि आप जो अपना करियर चूज कर रहे हैं, जो जॉब फील्ड आप चूज कर रहे हैं, वो आपके इंटरेस्ट और आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटीज के मुताबिक होना चाहिए। आप में जो टैलेंट है उसके मुताबिक आप अपने लिए एक बेहतर जॉब जो है ना सोचें, एक बेहतर करियर चूज करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब जो है ना इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं तो मैंने भी वहां जाना है, नहीं। आपका, मैंने पहले भी बोला है और अब भी आपको समझाने के लिए ये बात कहती हूँ कि आपका पैशन और आपका प्रोफेशन दोनों एक साथ होना जरूरी है। आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपके इंटरेस्ट किस चीज में है। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आपकी एबिलिटीज क्या है, आपके अंदर क्या टैलेंट है। सेटिंग द स्मार्ट गोल।
हैव यू एवर सेट ऑन ट्रेन विदाउट नोइंग द फाइनल डेस्टिनेशन? ऑब्वियसली आपका जवाब होगा नहीं, बिकॉज ये एक बेसिक कॉमन सेंस है कि जब तक आपको पता नहीं कि आपकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, जब तक आपको पता नहीं कि आपकी मंजिल क्या है, आप अपना सफर नहीं शुरू करते हैं। The smart goal is just like that. You need to know where you are headed in your career, in your life. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ का मकसद क्या है। आप हर कोई इंसान अपनी लाइफ का कुछ मकसद, कुछ गोल, कुछ टारगेट सेट करता है। कुछ के लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, राइट। बट अब आपको जब पता है, आपने एक गोल सेट कर लिया, उस गोल को रीच करने के लिए, उस टारगेट तक पहुंचने के लिए, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए आपके पास कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कोई प्लान होना चाहिए। मैं ये बात पहले भी आपसे डिस्कस की कि अगर आपके पास कोई प्लान नहीं, आपने कुछ प्लान ही नहीं किया कि आपने अपने गोल को अचीव कैसे करना है, आपने अपने टारगेट तक पहुंचना कैसे है, तो वो आपका गोल नहीं कहलाएगा। इट्स जस्ट अ विशफुल थॉट, वो आपकी विश कहलाएगी, वो आपकी डिजायर्स होंगी, राइट। तो सिर्फ सोचने से जो है ना, आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। आपके पास कुछ प्लान होना चाहिए, कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। यू नीड टू नो द स्टेप्स, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं अपने गोल, अपने टारगेट को अचीव कर सकता हूँ, अपने टारगेट तक पहुंच सकता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है एंड आपने कोई स्ट्रेटजी नहीं फॉलो की है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप फेलियर की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी एंड एट द एंड आपको कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। एक कोटेशन भी है कि इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। आपने प्लान नहीं किया तो अल्टीमेटली आप फेलियर की तरफ जाएंगे, ना कि सक्सेस की तरफ। तो अपने गोल्स को स्मार्टली डिजाइन करें। ये स्मार्टली डिजाइन करने का मकसद है कि आपके पास कोई प्लान होना चाहिए। ये स्मार्ट टेक्निक या स्मार्ट सिस्टम क्या होता है बेसिकली? स्मार्ट एक एक्रोनम है, ठीक है। एंड एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल या अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक और रिलेवेंट, एंड टी फॉर टाइम बाउंड। ठीक है। आप जो गोल्स बना रहे हैं, आपने जो टारगेट सेट किया है, आपके टारगेट में, आपके गोल्स में ये 5 फीचर्स होना जरूरी है, राइट। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। ये 5 फीचर्स आपके गोल में होना जरूरी है। आप जो प्लान कर रहे हैं, आपने जो टारगेट सेट किया है, उस तक पहुंचने के लिए जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है, ये 5 फीचर्स होना जरूरी है। सो एज फॉर स्पेसिफिक, your goals should not be general but specific। आप क्लियरली डिफाइन कर पाए कि आप चाहते क्या हैं, क्या करना है आपने, व्हाट डू यू वांट टू डू, ठीक है। एंड हाउ विल यू डू इट, इट शुड बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है। जनरल नहीं होना चाहिए आपका गोल, बट स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट। एंड एम फॉर मेजरेबल, हाउ विल यू नो दैट यू हैव रीच्ड टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो आपने अपने लिए सेट किया है, ठीक है। आपके पास क्या एविडेंस है जिससे ये प्रूव हो सके कि आप वाकई प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है, टुवर्ड्स योर सक्सेस, टुवर्ड्स योर गोल्स, ठीक है। अपनी प्रोग्रेस को क्वांटिफाई करें, ट्रैक करें अपनी प्रोग्रेस को, कि आप वाकई प्रोग्रेस कर रहे हैं या फिर कितनी प्रोग्रेस हो रही है, आप अपने गोल्स के कितना करीब हैं, राइट। एंड ए इज फॉर अटेनेबल, इज इट इन योर पावर टू अकम्प्लिश इट, ठीक है। आपका गोल अचीवेबल है, आपका गोल अकम्प्लिशेबल है भी या नहीं, ठीक है। आपका गोल अटेनेबल होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है कि जिसे करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो, ठीक है, एक अनरियलिस्टिक सी चीज नहीं हो। और क्या स्किल्स,
एंड क्या रिसोर्सेज नीडेड होंगी आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट या अपने टारगेट को रीच करने के लिए, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सही है। समटाइम्स ऐसा होता है कि यू हैव द बिगर पिक्चर, या फिर मैं ऐसे कहूँगी लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, और उस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए आप कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हैं, या फिर मैं ऐसे कह लूँ कि आप स्मॉलर स्टेप्स में आप अपने गोल्स को अचीव करते हैं। आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए स्मॉलर स्टेप्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, ताकि आप उस गोल तक इजीली पहुंच सकें। एंड और फॉर रियलिस्टिक और यू कैन से रिलेवेंट, आपका गोल रिलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो आप कोई ऐसी चीज चाहें कि जो ना तो आप कर सकते हैं ना रियलिस्टिक हो। ठीक है, लाइक अगर कोई कहते कि मुझे चांद पे जाना है, तो अनरियलिस्टिक सी चीज है ये, रिलेवेंट नहीं है। आपके गोल्स ऐसे होने चाहिए कि जो आपको फायदा दे सके। ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी जो प्रोफेशनल जो है ना आपका करियर है, आपकी प्रोफेशनल जो फील्ड है, उसमें आपको हेल्प आउट कर सके। आपका गोल इतना रिलेवेंट होना चाहिए, राइट। एंड टी इज फॉर टाइम बाउंड। डू यू हैव एनी डेडलाइन? जब तक आपके पास डेडलाइन नहीं है, आपका गोल गोल नहीं कहलाएगा। ठीक है, एक एक साइकोलॉजी है कि जब तक आपको डेडलाइन नहीं दी जाती है, तब तक तो काम होता ही नहीं ना। सो अपने आप को एक डेडलाइन दें। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम हो आपका कि मुझे ये काम, ये टारगेट इतने टाइम में अचीव करना है, ये काम मुझे इतने टाइम में कंप्लीट करना है। ठीक है, आपके पास एक डेडलाइन होनी चाहिए। आपने काम स्टार्ट कब करना है और उसको एंड कब करना है, ये भी आपके पास एक अ, आप नोट डाउन कर लें कि मैं ये टारगेट सेट कर रहा हूँ और ये मुझे इतने टाइम में अचीव करना है। ठीक है, यू शुड डिफाइन अ स्टार्ट एज वेल एज द एंड डेट। ठीक है ना। एंड योर गोल्स शुड बी बाउंड। अगर आपके गोल्स बाउंड नहीं होंगे, डेडलाइन नहीं होगी, तो ऑब्वियसली आप कभी काम करेंगे ही नहीं। और अगर डेडलाइन नहीं होगी तो आप अपने बनाए हुए टारगेट्स तक बहुत टाइम लगा देंगे पहुंचने में। ठीक है, आप या तो फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि आप खुद को इतना लेजी बना देते हैं कि चलो अभी तो बहुत टाइम है, कभी ना कभी तो ये काम कर ही लेंगे। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो आपके पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से हो, पर्सनल ग्रोथ के हवाले से हो, या फिर आपके करियर गोल्स हो, आपके पास हमेशा एक डेडलाइन होनी चाहिए। आप अपने लिए एक डेडलाइन सेट कर लिया करें कि मैंने ये काम इतने टाइम में कंप्लीट करना है। तो मैं एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ कि मजीद ये बात आपको क्लियर हो जाए कि आप अपने गोल्स को स्मार्टली कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके पास कोई स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं है, यू कैन नॉट अचीव योर गोल्स, यू कैन नॉट अचीव योर टारगेट्स। एंड रिमेम्बर कि आपके गोल्स में, आपके टारगेट्स जो भी आप सेट कर रहे हैं, ये 5 फीचर्स होना लाजम है: स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। सही है, इस एग्जाम्पल में भी देखें तो ये 5 फीचर्स मौजूद है। ठीक है, I want to see myself as a professional writer, so I'm going to write a 50,000 words mysterious story in 5 months, starting on September 1st and ending on Feb 27th. I will do this by writing 2,000 words per week. अगर कोई ऐसे लिखे कि मुझे एक स्टोरी लिखनी है या मैं एक स्टोरी लिखना चाहता हूँ, तो इसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, कोई प्लान नहीं, तो इस गोल को अचीव करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर एक स्ट्रेटेजिक प्लान बना दिया जाए कि मैंने इस गोल को अचीव करना कैसे है, तो इट विल बी इजी फॉर यू। ठीक है,
इसमें है कि आई एम गोइंग टू राइट अ 50,000 वर्ड मिस्टीरियस स्टोरी। अब बता दिया कि स्टोरी क्या है, मिस्टीरियस है। वर्ड्स कितने हैं? 50,000। यानी स्पेसिफाई कर दिया, अपने गोल को स्पेसिफिक बना दिया। ठीक है, इन 5 मंथ्स, मतलब मुझे प्रोग्रेस 5 मंथ्स के अंदर चाहिए, मेजरेबल। ठीक है, स्टार्टिंग ऑन September 1 एंड एंडिंग ऑन Feb 27। अपने गोल को टाइम बाउंड बना दिया, अपने आप को एक डेडलाइन दे दी कि मुझे इतने टाइम में, इस डेट से, स्टार्टिंग डेट से एंड डेट तक ये काम कंप्लीट करना है। ठीक है। अब क्योंकि ये 50,000 वर्ड्स हैं, तो एक यूं समझ लें कि एक हाई टारगेट है। अब इस हाई टारगेट को रीच करने के लिए स्मॉलर स्टेप्स में इसको डिवाइड किया। स्मॉल स्टेप्स। ठीक है, स्मॉल स्टेप्स में कैसे डिवाइड किया कि आई विल डू दिस बाय राइटिंग 2,000 वर्ड्स पर वीक। लिखने 50,000 वर्ड्स हैं, लेकिन हर वीक कोशिश ये होगी कि 2,000 वर्ड्स लिखे जाएं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये अटेनेबल। आपने एक बिगर टास्क को स्मॉलर स्टेप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, एंड यहाँ पे रिलेवेंसी कहाँ है? रिलेवेंट है या नहीं ये? आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज अ प्रोफेशनल राइटर, ये है आपका आर, रेलेवेंट। ठीक है, मतलब आपका ऐसा गोल है कि जो आपको प्रोफेशनल करियर में, आपकी फील्ड में आपको काम आ सके। ठीक है, ये आपको हेल्प आउट कर सके। आपने बनना प्रोफेशनल राइटर है, सही है, तो आपने गोल भी उस हिसाब से सेट किया है। आपने अपनी स्ट्रेटेजी भी, आपका गोल है कि प्रोफेशनल राइटर बनना है, तो आपने अपनी स्ट्रेटेजी उसके मुताबिक सेट की है। ठीक है, तो आप भी अपने गोल्स को स्मार्टली डिजाइन करें, स्मार्टली अपने गोल्स को सेट करें, ताकि आप इजीली उन टारगेट्स को, उन गोल्स को अचीव कर सकें। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। मजीद आपको कुछ बोनस टिप्स देनी है, सो हियर आर सम बोनस टिप्स फॉर यू। स्मॉल एक्शंस, बिग चेंजेस। थिंक अबाउट बिग पिक्चर एंड गेट डाउन टू द बॉटम। ठीक है, अपना जो टारगेट आपने सेट किया है उसको अचीव करने के लिए उसको ब्रेक कर दे स्मॉल स्टेप्स में। ठीक है, स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक करेंगे आप अपने टारगेट्स को, तो ऐसा होगा कि आप में कंसिस्टेंसी पैदा होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक दिन बहुत ज्यादा काम करते हैं एंड नेक्स्ट डे पे हम इतने ज्यादा लेजी हो जाते हैं कि हम कोई भी काम नहीं करते, क्योंकि हम स्मॉल एक्शंस पे फोकस नहीं करते। ठीक है, तो अपने, आपके आपके जो टारगेट्स हैं उनको ब्रेक कर दें स्मॉल स्टेप्स में। इस तरह से आप में कंसिस्टेंसी पैदा होगी, और मोटिवेटेड रहेंगे आप। राइट। सेकंड टिप है ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहा करें। ठीक है, मैंने इतना काम किया है, तो मुझे अब तक क्या फायदा हुआ है, इसका बेहतर रिजल्ट मिल रहा है मुझे या नहीं। ठीक है, एक प्रोग्रेस शीट बना लें आप, या फिर डे वाइज, वीक पे, या मंथली आप जो है ना चेक करते रहा करें कि कितनी प्रोग्रेस हुई है, आप अपने गोल्स के कितने करीब हैं। राइट डाउन द स्टेप्स, अपने गोल्स को लिख लें, अपने प्लान को लिख लें। ठीक है, और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अपने स्टेप्स को लिख के आप अपने रूम की दीवार पे लगा दें, जहाँ पे आप उसको डेली देखें। क्योंकि इस तरह से क्या होगा कि एक मोटिवेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, आपका माइंड आपको बार बार ये चीज याद दिलाता रहेगा कि आपने ये काम करना है, भूलना नहीं है, ये काम करना है आपने। ठीक है, इस तरह से भी आप अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर पाते हैं। सेट द डेडलाइंस। हमेशा, चाहे आपका लॉन्ग टर्म गोल हो या शॉर्ट टर्म गोल, हमेशा डेडलाइन सेट किया करें। ठीक है, क्योंकि अगर डेडलाइन नहीं होगी तो एक मैंने आपको बताया कि एक साइकोलॉजी ऐसी होती है स्टूडेंट की कि वो काम नहीं करते हैं। ठीक है, जब आपको स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज में आपको असाइनमेंट्स दी जाती है ना, तब भी आप पहला सवाल ये करते हैं कि लास्ट डेट क्या है। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजी है स्टूडेंट की कि जब तक उसको डेडलाइन नहीं दी जाए वो काम नहीं करता।
सो नेक्स्ट टिप इज रिवॉर्ड योरसेल्फ। जितना काम आपने किया है, चाहे वो आपकी छोटी अचीवमेंट हो या बड़ी अचीवमेंट, आप, ठीक है, बड़ी अचीवमेंट हो, अपने माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करें। ठीक है, छोटी से छोटी अचीवमेंट पे आप जो है ना खुद को रिवॉर्ड दें, सेलिब्रेट करें अपनी माइलस्टोन्स को। इससे क्या आप में एक मोटिवेशन, जो है ना, आपको एक मोटिवेशन मिलेगी कि यस मैंने ये अचीव कर लिया है। ठीक है। एंड देन हैव अ गोल पार्टनर। अपना कोई एक गोल पार्टनर बनाते हैं। ठीक है, ऐसा होता भी है बेसिकली हम डेली लाइफ में भी, या फिर वैसे आपने अपने यूनिवर्सिटी में देखा होगा या फिर घरों में, जब आप रात को सोते हैं तो आप अपनी अम्मी को या बाबा को या किसी को आप बोल के सोते हैं कि मुझे सुबह के टाइम इस वक्त जगाइएगा। ठीक है, 8 बजे 9 बजे मुझे जगाइएगा। अब ये क्या होता है कि जागना आपने है। ठीक है, आपने एक प्लान बना लिया कि मुझे सुबह के टाइम इस वक्त जागना है, लेकिन आपने एक गोल पार्टनर बना दिया कि मुझे याद दिलाइएगा कि मुझे ये काम करना है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जब एग्जाम्स होते हैं स्टूडेंट्स के, तो वो भी ऐसे करते हैं। ठीक है, कि मुझे ये काम करना है, या फिर मैं अभी ये आराम कर रहा हूँ तो मुझे इस टाइम जगाना, या फिर मुझे याद दिलाना कि मुझे ये काम करना है, ये काम मुझे कंप्लीट करना है, इतने टाइम में करना है। तो मतलब आप एक गोल पार्टनर बनाते हैं कि जो आपको याद दिलाता रहे, आपको मोटिवेट करता रहे कि आपने ये काम करना है, आपको याद होना चाहिए, वो आपको याद दिलाता रहता है। राइट। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। एक असाइनमेंट है आपके लिए, आपने अपने इंटरेस्ट एंड हॉबीज बतानी है। ठीक है, और ये असाइनमेंट आपने कमेंट बॉक्स में सबमिट करवानी है। डेडलाइन आपको दिख रही है, 7 बजे। कल 7 बजे से पहले ही आपने अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करवा देना है। ठीक है। एंड देन दूसरी जो असाइनमेंट है आपकी, आपने अपने गोल्स स्मार्ट वे में बताने हैं। ठीक है, आपने गोल्स तो बनाए होंगे, बट अब जो आपको स्ट्रेटेजी बताई गई है कि आपने अपने गोल्स को किस तरह से स्मार्टली सेट करना है। ठीक है, ये 5 फीचर्स जो आपको बताए गए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड, ये आपके गोल्स में होने चाहिए। ठीक है, जो भी आपके गोल्स हैं, किसी ने फार्मासिस्ट बनना है, किसी ने सीएसएस करना है, तो जो भी आपके गोल्स हैं वो आपने स्मार्ट स्ट्रेटेजी के थ्रू बताने हैं। ठीक है। और डेडलाइन से पहले कोशिश किया करें कि आप अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट कर दें। ठीक है। सो ये था पूरा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। हमने पहले बात की कि इंटरेस्ट क्या होते हैं, देन हमने स्किल्स के हवाले से बात की, और हमने फिर बात की कि अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट या स्किल्स आप किस जॉब के लिए बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, कुछ जॉब्स हमने डिस्कस की कि कौन कौन सी जॉब्स होती हैं और उसके लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। एंड देन हमने बात की कि आप अपने गोल्स को स्मार्टली कैसे डिजाइन कर सकते हैं, और आप अपने टारगेट्स को रीच करने के लिए, अपने टारगेट्स तक पहुंचने के लिए एक स्ट्रेटेजिक और स्मार्ट गोल, स्मार्ट प्लान कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये सब आपको समझ आया होगा। अगर कोई सवाल है, कुछ समझ नहीं आया किसी बच्चे को, तो वो सवाल कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में सवाल करें तो भी ठीक है, अगर नहीं तो फिर आपके पास मैथ्स पार्कर्स का ऑफिशियल नंबर मौजूद है, आप वहाँ पे भी सवाल कर सकते हैं। आपकी जो भी क्यूरीज होंगी वो रिजॉल्व की जाएंगी। ठीक है। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।